नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जिस पे। जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एक सीरीज चल रहा है आपका एसएससी पीवाईक्यू का, ठीक है। तो उसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो ऑफिशियल पेपर आपका है 2 अगस्त सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का हमने कल देखा था, तो आप लोग जाकर वहाँ से देख लीजिएगा अगर आप लोग एक्सेस कर पाते हैं तो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपका जो एसएससी जो आपका पीवाईक्यू होता है यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन होता है, कितना इंपॉर्टेंट है, जो लोग तैयारी करते हैं वो लोग ही जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं जान लीजिए कि आपका जो 50 से 60% जो क्वेश्चन होता है किसी भी एग्जाम का जो एसएससी करवाता है, चाहे एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, टायर 2 हो, टायर 1 हो, सभी एग्जामों में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही जो प्रश्न देखा जाता है, ठीक है। तो चलिए ये सब तो बात की बात है, हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डेली दे दिया जाता है, तो वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। और जल्द ही आपका दिल्ली पुलिस का जो वैकेंसी आया है उसके लिए भी पीवाईक्यू है जो कि जल्द ही करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न फ्रेंड्स वह है कि दिल्ली में आयोजित एमपीएल 59वीं सीनियर्स राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में आपका भारत का 78वां ग्रैंड मास्टर कौन बना था, ठीक है। तो 78वां ग्रैंड मास्टर फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था जो कि आपका एमपीएल में बना था, एमपीएल 59 जो कि आपका कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो ये फ्रेंड्स आपका दिल्ली में आयोजित हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा आपका कौस्तव चटर्जी, ठीक है। कौस्तव चटर्जी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 78वां क्या बना है, भारत का ग्रैंड मास्टर बना है, इस कारण भी आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो कौस्तव जो चटर्जी हैं आपका किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये आपका पश्चिम बंगाल से, ये भी प्रश्न पूछा जाता है बार बार। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के ये 10वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका 59वां जो आपका हुआ था एमपीएल, 59वां जो एमपीएल हुआ था सीनियर्स राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप, वो दोस्तों आपका कहाँ पर हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है। किसके द्वारा कराया गया था, तो दिल्ली शतरंज संघ के द्वारा कराया गया था। इसके अलावा ग्रैंड मास्टर आखिरकार क्या होता है, तो ग्रैंड मास्टर यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जीएम भी कहते हैं, विश्व शतरंज संगठन फिडे द्वारा शतरंज के खिलाड़ी को दी जाने वाली क्या है, तो एक उपाधि है। इसके अलावा भारत के 77वां यानी कि 77वां शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपके आदित्य मित्तल था। इसके अलावा भारत के पहले ग्रैंड मास्टर के विषय में आप लोग जानते होंगे, विश्वनाथ आनंद जो कि 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है जो कि बने थे, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है, ठीक है। अशोधित जन्म दर पूछा गया है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आखिरकार अशोधित जन्म दर होता क्या है, ठीक है। तो अशोधित जो जन्म दर है किसी क्षेत्र में, ठीक है, किसी क्षेत्र में विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जीवित जन्मों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अशोधित जन्म दर कहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि 1000 जनसंख्या पर, ठीक है, 1000 जनसंख्या में एक वर्ष में कितने लोग आपके जीवित बचे हैं, उसी को हम लोग अशोधित जन्म दर कहते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार जो भारत का अशोधित जो जन्म दर है आपका 21.8% है, ठीक है। कितना है, 21.8% है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे अशोधित मृत्यु दर की बात करेंगे तो ये आपका 7.1 प्रति हज़ार यानी कि 7.1% है, ठीक है। इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि ग्राम और लघु उद्योग समिति को डैश के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो ग्राम और लघु उद्योग समिति को हम लोग ऑप्शन नंबर 1 कर्व समिति के रूप में भी जानते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपका 1955 में, ठीक है, 1955 में आपका गठित हुआ था, ठीक है। तो 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे कर्व समिति भी कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए और लघु जो उद्योग होता है उसके उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था, ठीक है। तो कब लागू किया गया था, तो गठित किया गया था, तो 1955, आप इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि फुटबॉल में जो गोल लाइन और पेनल्टी जो स्पोर्ट के बीच की दूरी कितना होता है, गोल लाइन और पेनल्टी स्पोर्ट के बीच की दूरी पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है 11 मीटर, ठीक है, 11 मीटर है, यानी कि आपका ऑप्शन में गज दिया गया है तो आपका राइट आंसर 12 गज हो जाएगा, ठीक है। 11 मीटर का मतलब ही होता है 12 गज, ठीक है। पेनल्टी स्पोर्ट आखिरकार क्या होता है, ठीक है। तो पेनल्टी स्पोर्ट ये पेनल्टी क्षेत्र के भीतर गोल के केंद्र के सामने 12 गज की दूरी पर चिन्हित स्थान होता है। इसके अलावा जो आपका पेनल्टी किक क्या होता है, ठीक है। पेनल्टी किक क्या होता है, तो यदि किसी रक्षक खिलाड़ी द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो इस कारण विपक्षी टीम को पेनल्टी दिया जाता है, ठीक है। आप फुटबॉल के मैदान को जानते होंगे, यहाँ से गोल होता है, यहाँ पर आपका पेनल्टी स्पॉट होता है, यहाँ से भी पेनल्टी मारा जाता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 गज। इसके अलावा
जो फुटबॉल का जो खेल होता है आपका कितना मिनट का होता है, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो 90 मिनट का होता है, ठीक है। 90 मिनट का होता है 2 भाग में, पहला 45 मिनट का, फिर 45 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक भी दिया जाता है। तो ये भी पूछा जाता है ब्रेक कितना देर का दिया जाता है, तो 15 मिनट का दिया जाता है। इसके अलावा फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल की टीम में फ्रेंड्स आपका एक टीम की तरफ से 11 खिलाड़ी होते हैं। यही 11 खिलाड़ी आपके क्रिकेट में भी होते हैं, यही 11 खिलाड़ी फ्रेंड्स आपका हॉकी में भी होता है, ठीक है। इस बात को भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम 2022 को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, ठीक है। तो स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने वाला पहला जो आपका भारतीय जो राज्य है वो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 2 है, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह विधेयक राज्य के प्रत्येक निवासी को सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बाहर रोग विभाग यानी कि ओपीडी सेवाओं और रोगी विभाग यानी कि आईपीडी सेवाओं का मुफ्त लाभ उठाने का अधिकार देता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि जो बस्तर जो दशहरा है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो बस्तर दशहरा की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में ये मनाया जाता है आपका। जैसा कि कल ही दिल्ली पुलिस का वैकेंसी आया है, तो 2019 में जो आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है, कि बस्तर जो दशहरा है कितने दिनों का त्यौहार है या कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स 75 दिनों से अधिक समय के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर 75 था, ठीक है। तो देख लीजिए आपका जो जीकेजीएस का जो पोर्शन होता है आपका एक दूसरे में ही कनेक्ट होता है, चाहे दिल्ली पुलिस का हो या एसएससी सीएचएल का हो, एमटीएस का हो। इसलिए आपका जो पीवाईक्यू सीरीज़ है आपके लिए लाया गया है, जो कि आपको एग्ज़ाम में संभवतः आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा 75 दिनों का ये त्यौहार होता है, अगस्त के पास शुरू होता है, अक्टूबर में समाप्त होता है। इस प्रकार दुनिया का सबसे लंबा दशहरा त्यौहार है। इसमें विविध जनजातियों और जातियों की भागीदारी है जो कि आपका शामिल होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1894 में विलियम रामसे ने किस वैज्ञानिक, ठीक है, विलियम रामसे ने किस वैज्ञानिक के साथ मिलकर प्रमाणित किया कि हवा में एक तत्व उपस्थित होता है जो कि उस समय तक अज्ञात था, जिसका नाम आर्गन दिया था, आर्गन, ठीक है। ये आर्गन लिखा हुआ है तो आर्गन नाम दिया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लॉर्ड रेल, ठीक है, रॉड रेले, ठीक है, रेले इसका नाम है। तो रोड रेले इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रोड रेले के साथ मिलकर आपका 1894 में एक नए तत्व की खोज की थी जिसे इसकी स्पष्ट रासायनिक दृढ़ता के कारण इसे आर्गन का नाम दिया गया था। इसके अलावा विलियम रामसे ने आर्गन के साथ साथ नियोन का भी खोज किया है, जेनोन का भी खोज किया है, क्रिप्टन का भी खोज किया है, जो कि कौन सा गैस है, तो अक्रिय गैस की तत्वों के लिए विख्यात है, ठीक है। इसके अलावा आर्गन का जो परमाणु संख्या होता है वो फ्रेंड्स कितना होता है, तो 18 होता है। प्रत्येक चिन्ह आपका एआर होता है। नियोन का परमाणु संख्या 10 होता है, प्रत्येक चिन्ह एनी होता है। शेनोन का परमाणु संख्या 54 होता है, प्रत्येक चिन्ह एक्सई होता है। क्रिप्टन की बात करेंगे तो परमाणु संख्या 36 होता है और आपका प्रत्येक चिन्ह के आर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार रिलेट करके आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR, ठीक है, CSIR भारत सरकार के लिए निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत आता है, ठीक है। तो ये आपका मंत्रालय पूछा गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें CSIR का, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, आपका इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में कहें तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये, ठीक है। यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास माने संगठन है। इसके अलावा ये आपका अखिल भारतीय संस्थान है जिसमें 37 राष्ट्रीय प्रयोगशाला और 39 दूरस्थ केंद्र और 3 नवोन्मेषी परिसर और 5 इकाइयों का एक सक्रिय नेटवर्क है, ठीक है। CHSL में ही पूछा गया था, आगे चलकर हम लोग देखेंगे, ठीक है। 14 और 17 अगस्त के आपके शिफ्ट में पूछा गया था कि CSIR में कितने राष्ट्रीय प्रयोगशाला है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर 37 था, ठीक है। इसके अलावा इसका स्थापना की बात करेंगे तो सितंबर 1942 में इसका स्थापना हुआ था और मुख्यालय कहाँ पर होगा, तो नई दिल्ली, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर होगा फ्रेंड्स, तो आपका नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम माइक्रो फाइनेंस प्रकार की एक पहल से संबंधित नहीं है, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर है आपका पूछा गया है नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका उज्ज्वला योजना हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आखिरकार माइक्रो फाइनेंस होता क्या है, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवाओं की क्या है, एक श्रेणी है जो उन व्यक्तियों और छोटे व्यवसाय को लक्षित करती है जिनके पास पारंपरिक बैंकिंग और संबंधित सेवाओं तक पहुंच नहीं है, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका जो शुरुआत है आपका 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। किस लिए? इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलना है, ठीक है, और मिल भी रहा है आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। तो आपसे ये पूछा जाएगा किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 2016 में शुरू किया गया था एलपीजी मुफ्त गैस देने के लिए। आखिरकार किसको? तो महिलाओं को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलती है, ठीक है। मान लीजिए दक्षिण भारत का जो आपका एक घाट है, दोनों पश्चिम घाट है और आपका पूर्वी घाट है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका नीलगिरी पहाड़ी पर आकर मिलता है, ठीक है। आप इस फिगर के माध्यम से आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यह आपका भारत का दक्षिण भारत का ये दोस्तों मैप है। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे वेस्टर्न घाट, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका वेस्टर्न घाट है और इधर से दोस्तों आपका एक ईस्टर्न घाट आ रहा है, ठीक है। यानी कि पूर्वी घाट और आपका पश्चिमी घाट दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर आकर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आके आपका मिलता है। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर नीलगिरी का पहाड़ी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका नीलगिरी का पहाड़ी हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं नीलगिरी का पहाड़ी का। तो जो नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो फ्रेंड्स आपको बता दें भारत के दक्षिण भाग में स्थित है और ये पर्वत पश्चिम घाट श्रृंखला का ही हिस्सा है। और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों तक फैला हुआ है। और नीलगिरी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो फ्रेंड्स आपकी डोडा बेटा है, ठीक है। डोडा बेटा याद रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 2637 मीटर है। इसके अलावा नीलगिरी जो शब्द है आपका एक तमिल शब्द है जिसमें नीलम का मतलब होता है नीला और गिरी का मतलब होता है पहाड़, ठीक है। तो इस प्रकार रिलेट करके आप भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि उस्ताद जो अकबर अली खां हैं निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। हालांकि आपसे पूछा गया उस्ताद अकबर अली खां का संबंध है जो कि किस वाद्य यंत्र से है, ठीक है। तो उस्ताद जो अली अकबर खां है फ्रेंड्स उनका जो संबंध है, जो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है सरोद, ठीक है। सरोद वाद्य यंत्र से इनका संबंध है, ठीक है। इसके अलावा अली अकबर खां की बात करेंगे तो ये कौन से घराने से संबंधित है। अगर ये भी प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए तो आपको मेहर घराना टिक कर लेना है, ठीक है। कौन से घराने से संबंधित है, तो मेहर घराना से संबंधित है। इसके अलावा इनके जो पिता थे अलाउद्दीन खां वो भी आपके सरोद वादक ही थे। तो अलाउद्दीन खां भी कभी कभी आपके एग्जाम में आता है तो उसको भी क्या करना है, आपको सरोद पे ही टिक करना है। इसके अलावा कुछ तारयुक्त वाद्य यंत्र है, उन्हें बजाने वाले भारतीय संगीतकार के नामों को देखें तो जैसा कि एक संतूर है जो कि दोस्तों कौन कौन बजाते हैं, तो इसमें एक याद रखना है आपको पंडित शिव कुमार वर्मा, ठीक है, शर्मा याद रखना है। पंडित शिव कुमार शर्मा आपको याद रखना है और भजन सोपुरी याद रखना है, ठीक है। ये दोनों नाम आपसे हर बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन संतूर वादक हैं या पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसके अलावा सरोद वाद्य यंत्र की बात करेंगे तो सरोद से आपका अलाउद्दीन खां, आपका अली अकबर खां, अमजद अली खां, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खां और शरण रानी और जरीन एस शर्मा, इन सभी का संबंध आपका सरोद से है। सितार से बात करेंगे तो पंडित रविशंकर, ठीक है, पंडित रविशंकर जिनको 1999 में भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा साहित्य प्रवेश खां, उदित मुखर्जी, अनुष्का शंकर, न जाने कितनों बार आपसे पूछा जा चुका है। आपका जो SSC MTS का एग्जाम चल रहा है उसमें भी ये प्रश्न आपका 100% पूछा जाएगा। इसके अलावा हराशंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, विलायत खां, मुश्ताक अली खां, ठीक है। इसके अलावा सुरबहार, सुरबहार से फ्रेंड्स आपको मात्र एक ही याद रखना है, वो नाम है आपका अन्नपूर्णा देवी का। आपसे प्रश्न किस प्रकार बनेगा, तो बनेगा निम्नलिखित में से कौन से कलाकार हैं आपके सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित है। उनमें से डायरेक्ट आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दिखेगा अन्नपूर्णा देवी का, वही आपको टिक करना है। इसके अलावा एक नाम और याद रख लीजिएगा सजाद हुसैन, अभी तक तो पूछा नहीं गया है, फिर भी हो सके तो पूछा जा सकता है।
इसके अलावा एक आपका है विन, विन से आपको असद अली खान और जिया मोहिउद्दीन डागर को याद रखना है, ठीक है, सॉरी जिया मोइनुद्दीन खान को याद रखना है। इसके अलावा वीना की बात करेंगे तो वीना से आपको जिया मोहिउद्दीन डागर को याद रखना है, अयारी श्याम सुंदर को याद रखना है, डोरी स्वामी अयंगर को याद रखना है, इमानी शंकर शास्त्री, इसके अलावा के.आर. कुमार स्वामी और सुंदरम बालचंद्रन को याद रखना है बीना वाद्यन से। इसके अलावा रुद्र मीना से एक याद रखना है असद अली खां, ठीक है, ए खां आपको याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म में ए खां यानी कि असद अली खां, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा ना चलाया जाए और ना ही उसे दंडित किया जाए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है अनुच्छेद 20 का 2, ठीक है, अनुच्छेद 20 का 2 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 20 का जो 2 है वो आपका कहता है, आपका पहली बात तो ये किससे संबंधित है, तो दोहरा दंड से संबंधित है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर एक अपराध करता है, एक अपराध के कारण उसको सजा मिल गया होता है, उसे दंडित किया जा चुका है, ठीक है, तो उसके अलावा उनको मतलब जो अपराध किया है उसको आपको फिर से उसी काम के लिए आपको दंड है जो कि नहीं किया जाएगा, यानी कि एक अपराध के लिए 2 बार दंड है जो कि नहीं दिया जाएगा। यह आपका अनुच्छेद 20 का खंड 2 कहता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 20 है ये क्या कहता है, तो अनुच्छेद 20 कहता है किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि के मामलों में सुरक्षा प्रदान करता है। इसका 4 क्लोज है जिसमें से एक क्लोज आपका 20 का खंड 2 है, ठीक है, ये पूछा गया था। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय मामले में कितने न्यूनतम दिनों की गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार ऐसे प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाना था जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मजदूरी का काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है आपका थोड़ा बड़ा कर दिया गया था आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। बस आपसे पूछा गया कि जो मनरेगा है उसके तहत कितने दिनों का जो रोजगार है आपको दिया जाना है, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन का लैंग्वेज देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है, बस उसको ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लेना है। एक बार पढ़ने के बाद आपको डायरेक्ट उसका आंसर क्लिक कर देना है। तो क्या आपको मालूम नहीं है कि मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार है जो कि दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका 100 दिनों का रोजगार यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं मनरेगा का, तो मनरेगा की बात करते हैं तो ये दोस्तों भारत में एक रोजगार गारंटी योजना है जो कि किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो इसे 2005 में अधिनियमित किया गया था और 7 सितंबर का वो दिन था। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराती है, तो 100 दिनों का ग्रामीण परिवारों को। इसके अलावा अगर आपसे सर्वाधिक न्यूनतम मजदूरी का आपसे रुपया पूछा जाएगा तो 220 रुपया आपको न्यूनतम मजदूरी बताना है। इसके अलावा जो मनरेगा था, मनरेगा, ठीक है, मनरेगा था वो फ्रेंड्स आपका पहले नरेगा के रूप में जाना जाता था, यानी कि नरेगा, ठीक है। 2009 में इसका पुनः नामकरण हुआ था। 2 अक्टूबर का वो दिन था। 2 अक्टूबर के दिन आपका महात्मा गांधी जी का जन्म होता है जिसे कि हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर के दिन ही जो नरेगा था उसमें एमजी है जो कि जोड़ दिया गया था, तब से ये दोस्तों आपका क्या है, मनरेगा है। एमजी का मतलब आपका आप लोग जान गए होंगे, मनरेगा मतलब महात्मा गांधी, ठीक है। पहले इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत है जो कि जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित भारतीय भारोत्तोलक में से किसने भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 यानी कि वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में महिला के 49 केजी वर्ग में रजत पदक जीता है। रजत पदक के बारे में बता दें तो इसका जो हिंदी मीनिंग है बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो रजत का मतलब वो फ्रेंड्स आपका होता है सिल्वर, ठीक है। स्वर्ण का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, स्वर्ण मतलब सोना, सोना यानी गोल्ड, ठीक है। इसके अलावा एक होता है कांस्य, ठीक है, कांस्य का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका ब्रोंज, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। तो आपको बताना है कि जो आपका विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 हुआ था उसमें किसने 49 केजी वर्ग में रजत पदक जीता यानी कि सिल्वर जीता। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सेखोम मीराबाई चानू इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसका जो आयोजन है 2022 का विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का वो आपका कोलंबिया के बोगोटा में हुआ था। इसके अलावा जो पहला विश्व भारतीय चैंपियनशिप है आपका पहली बार 1891 में आयोजित हुआ था। इसके अलावा जो कुंजारनी देवी है, कुंजारनी देवी आपका पहली बार विश्व भारोत्तोलन चैंपियन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है जिन्होंने 44 केजी वर्ग में आपका रजत पदक जीता था, जो कि 1989 में मैनचेस्टर में आपका विश्व चैंपियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुआ था।
इसके अलावा इसके बाद आपका जो ललिता पोली है उन्होंने भी एक कांस्य पदक आपका जीता है। ठीक है, इन दोनों नामों को याद रखना है, पहला बार पूछा जाता है पहले बार में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दी जाने वाली साख नियंत्रण का गुणात्मक माप है। यहाँ पर देखिएगा आपसे पूछा गया है गुणात्मक। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका CR दिया गया है, नैतिक दबाव दिया गया है, SLR दिया गया है। ठीक है, तो ये तो आपका साख नियंत्रण का तीनों ही आपका माप है, लेकिन आपसे सिर्फ गुणात्मक पूछा गया है। तो गुणात्मक में मात्र जो नैतिक दबाव है यानी कि मौद्रिक नीति वही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि केवल ऑप्शन नंबर जो 4 है केवल B इसका राइट आंसर हो जाएगा। CRR है भी है और SLR भी है, लेकिन ये दोस्तों आपका मात्रात्मक है। CRR का मतलब ही होता है कैश रिजर्व रेशियो, इसके बारे में हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। SLR होता है स्टैच्यूटरी आपका लिक्विडिटी रेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा गुणात्मक उपकरण को RBI की मौद्रिक नीति के चयनात्मक उपकरणों के रूप में भी जाना जाता है। तो आपका मौद्रिक नीति नैतिक जो दबाव है आपका मौद्रिक नीति का ही भाग है। नेक्स्ट है प्रश्न कि भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका आयुष्मान भारत योजना है वो दोस्तों आपको स्वास्थ्य से संबंधित है, और जो स्वास्थ्य से संबंधित है और जो अनुच्छेद आपका है, अनुच्छेद निम्नलिखित में जो दिया गया है अनुच्छेद 47, वो भी क्या कहता है तो लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना है, ये काम आपका आयुष्मान भारत योजना भी कर रहा है। ठीक है, तो इस कारण इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 47 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या सार्वजनिक वस्तु से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो सार्वजनिक वस्तु से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 है, इसके उपयोग में मुफ्तखोरी की संभावना होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है 1930 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में रेडियो प्रसारण का जो शुरुआत है आपका 1920 के दशक में हुआ था। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब के द्वारा प्रसारित किया गया था। इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2004-05 में डैश नामक एक विशेष पायलट परियोजना की शुरुआत किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर A आपका JLGS आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम लोग नाबार्ड का, तो इसका जो स्थापना है आपका कब हुआ था तो 12 जुलाई 1982 को फ्रेंड्स इसका आपका स्थापना होता है। किस समिति के सिफारिश पर होता है तो शिव रमन समिति के सिफारिश पर आपका इसका स्थापना होता है। इसके बाद नाबार्ड का जो मुख्यालय है आपका दिल्ली में है, और ये नाबार्ड करता क्या है तो ये दोस्तों आपका जो वित्तीय सहायता करता है, किसको करता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि विटामिन B3 की कमी के कारण होने वाला वो पोषण संबंधी विकार कौन सा है जिससे त्वचा, जठर, आंतरिक मार्ग और तंत्रिका तंत्र से नैदानिक अभिव्यक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ बताना है कि विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, उतना लंबा चौड़ा आपको भाषा पे लैंग्वेज पे ध्यान ही नहीं देना है। तो विटामिन B3 की कमी से फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन नंबर जो 3 है पेलाग्रा रोग वो फ्रेंड्स होता है। विटामिन B3 को हम लोग क्या कहते हैं नियासिन भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है। इसके अलावा विटामिन B1 की कमी से बात करेंगे तो आपका बेरी रोग होता है। रक्तपालता की बात करेंगे तो विटामिन B12 की कमी से होता है, और स्कर्वी रोग की बात करेंगे तो विटामिन C की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर भारतीय शास्त्रीय नर्तक नहीं है। ठीक है, तो आपको नर्तक नहीं है वो पूछा गया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से एक ऑप्शन आप लोग देखे होंगे ऑप्शन नंबर 3 श्रेया घोषाल का। तो श्रेया घोषाल दोस्तों आपका क्या है नर्तक नहीं है, ये फ्रेंड्स आपका एक पार्श्व गायिका है। इसके अलावा शोभना नारायण, ठीक है, शोभना नारायण की बात करेंगे तो शोभना नारायण फ्रेंड्स आपका एक भारतीय कथक नृत्यंगना है। ये प्रश्न आपका शोभना नारायण का कल का जो MTS का जो एग्जाम आपका शुरू हुआ है आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया है कि शोभना नारायण का संबंध है जो कि किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो राइट आंसर आपका कथक था। इसके अलावा मल्लिका साराभाई
मल्लिका साराभाई की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य से भी है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक आपका उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का ये। इसके अलावा एक आपका है वसुंधरा दोरास्वामी। आप यकीन नहीं मानिएगा लेकिन ये भी कल का जो MTS का एग्जाम आपका आयोजित हुआ था उसमें थर्ड शिफ्ट में ये पूछा गया था। आप लोग थर्ड शिफ्ट का जाके एनालिसिस भी देख सकते हैं, थर्ड या सेकंड में, ठीक है। आपका पूछा गया था वसुंधरा दोरास्वामी का संबंध किस नृत्य से है, ठीक है। देखिए तो ये आपका इनका जो संबंध है आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो शोभना नारायण और वसुंधरा देवी कल ही के MTS एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो आप लोग से यह आशा कर सकते हैं कि आप लोग को विश्वास हो गया होगा कि हाँ PY की जो सीरीज है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया, मंजू जो भार्गवी हैं के किस नृत्य शैली के लिए 2019 में इन्हें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड दिया गया था। तो मंजू जो भार्गवी हैं उनको आपका ऑप्शन नंबर 3 कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के लिए इनको 2019 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड दिया गया था। यह आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य होता है, एक मोहिनीअट्टम है, एक आपका कथक कली है, ठीक है। कथक तो बात हो गया। 6 की बात करेंगे तो आपका लोक नृत्य है, लेकिन जो भारत का संस्कृति मंत्रालय है, ठीक है, भारत का संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा इसे शास्त्रीय नृत्य का भी दर्जा प्राप्त है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन आपसे एग्जाम में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा बार बार पूछा जाता है, तो उसके द्वारा अभी मात्र 8 ही शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि क्षैतिज रूप से स्थित छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 वो बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था, ठीक है। तो आप यकीन नहीं मानिएगा लेकिन कल ही पूछा गया था कि आपका जो बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर आपका कहाँ स्थित है, ठीक है। तो देखिए तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है, राजराजेश्वर मंदिर, इसे ही बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यकीन नहीं मानिएगा लेकिन हाँ कल ही आपका SSC MTS का एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न है जो कि पूछा गया था कि बृहदेश्वर मंदिर है वो आपका स्थित कहाँ है। तो तंजावुर तमिलनाडु में फ्रेंड्स से आपका मंदिर स्थित है। बनवाया गया था चोल समाज के शासकों के द्वारा। वो चोल समाज का शासक कौन था, तो आपका राजा प्रथम था, जिसे कि राजाओं के राजा के द्वारा उपाधि दिया गया था। यह मंदिर 1000 ईस्वी में बनाया गया था। इसे आपका राजराजेश्वर मंदिर कहिए या एरातेश्वर मंदिर भी इसी का नाम है। यह आपका तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। बस इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक जो मात्रा होता है कितनी होनी चाहिए, ठीक है। वार्षिक मात्रा आपसे पूछा गया था कि आपका कितना होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड जो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपको जो दिया गया है 200 से 250 वर्षा सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर वर्षा के बीच, ठीक है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे उष्णकटिबंधीय वन प्रकार का, जिसे कि हम लोग कटीला वन भी कहते हैं। इसमें दोस्तों आपका जो बबूल है, वृक्ष है, वेड़ वृक्ष है, जंगली खजूर है, खैर वृक्ष है, नीम है, खजरी वृक्ष है, पलास वृक्ष आदि आपका आता है। वार्षिक वाले क्षेत्र में 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच में ये जो आपका वृक्ष है जो कि फ्रेंड्स आपका उगता है, ठीक है। तो ये सभी फ्रेंड्स आज के आपके PYQ 2 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न रहा जो कि आपके लिए लाया गया था। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आज देख लीजिए आज के ही जो प्रश्न है आपका कल के MTS एग्जाम में कितना प्रश्न पूछा गया था। तो एक प्रश्न तो आपसे यही पूछा गया था कि जो राजराजेश्वर मंदिर था वो यानी कि बृहदेश्वर मंदिर स्थित कहाँ था, एक प्रश्न ये हो गया। इसके अलावा दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा गया शोभना नारायण का संबंध किससे है, वसुंधरा दोरास्वामी का संबंध किससे है। 1, 2, 3 प्रश्न आपका यहाँ हो गया, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं और कोई अगर प्रश्न पूछा गया हो तो ठीक है, अगर नहीं पूछा गया है तो हम लोग आगे और भी इस प्रकार की जो PYQ हैं देखेंगे, संभवतः उससे और भी प्रश्न है जो कि आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आशा करते हैं कि आपको ये सेशन है पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।